चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लिए नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। अभी बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, जो कि अभी कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है। क्या मैच था! तमाम पाकिस्तानी कौम को और तमाम पाकिस्तानी लोगों को इस मैच ने खुश कर दिया है कि इतना आला और शानदार चेज़ पाकिस्तान ने की है और रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड इस मैच में बने हैं। आप देखें तो ये वर्ल्ड कप की तारीख की 45 साल तारीख में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चेज़ है। अभी इस वर्ल्ड कप में और भी चेज़ होंगे, क्योंकि जिस तरह के बैटिंग ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक वर्ल्ड कप की तारीख में हाईएस्ट चेज़ जो है वो आज हुआ है। इससे पहले यानी कि आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-9 चेज़ किया था और फिर सरफराज अहमद रिजवान अहमद सरफराज के बाद दूसरे पाकिस्तानी विकेट कीपर हैं जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई है। फिर अब्दुल्ला शफीक अपने डेब्यू पे उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप डेब्यू पे, और इंडिया की सरजमीन पे वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी बनाई, तो इसकी भी क्या बात है। फिर यानी कि इस मैच में 4 सेंचुरियां बनी हैं, यानी कि 2 श्रीलंका की तरफ से, 2 पाकिस्तान की तरफ से। ये भी एक काबिल तारीफ बात है, कितना अच्छा मैच हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के दरमियान भी हमारे कई लोग ऐसे थे, यानी कि जो नाकदीन थे, वो यही हमें पोस्ट किया करते थे कि देखें जी 2023 में पूरे जो पावर प्ले होता है 10 ओवरों का, उस पावर प्ले में पाकिस्तान का एक भी छक्का नहीं है। तो हमें इन छक्कों की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम 345 चेज़ कर रहे हैं और पहले 10 ओवरों में छक्का नहीं लग रहा, तो कोई गल नहीं है, मैच जितना चाहिए, छक्के पावे ना लगन। यही बात है, जिस तरह वो बताया जाता था कि फ़खर जमान मैच विनिंग प्लेयर है और फ़खर जमान के बगैर गुजारा नहीं होता, तो अब्दुल्ला शफीक ने बताया है कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप टेक्निकल साउंड हो, तो आप बगैर छक्के चौके, यानी कि शुरू में अंधाधुंध छक्के चौके मारने के बजाय भी आप आराम से बैटिंग करके भी छक्के चौके और टेक्निकल छक्के चौके भी मारे जा सकते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बड़ी आउटस्टैंडिंग उसने बारी ली है और बड़ी आउटस्टैंडिंग उसने चेज़ में अपना हिस्सा डाला है। और फिर रिजवान की तारीफ़ का क्या बात है, यानी कि रिजवान तो ऐसा प्लेयर है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बड़े लोग उसकी ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने पे यानी कि मीम्स बनाया करते थे, लेकिन बड़ी आला उसने आज बैटिंग की और मैच जिता के आया है। 50 ओवर फील्डिंग की उसने, विकेट कीपिंग, उसके बाद तकरीबन एंड तक उसने बारी ली है, तो क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उससे को सेहत दे और उसके जो फिटनेस मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि दोनों मैचों में उसने स्कोर किया है। फिर अब सऊद शकील ने भी बड़ी अच्छी बारी ली है। जो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के मिडल आर्डर में एक खप्पा होना चाहिए, ताकि काउंटर जो दूसरे ममालिक के स्पिनर्स हैं उसमें ज़्यादातर लेफ्टी और लेग स्पिनर हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए खब्बा होना चाहिए। तो रिजवान तो नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है स्पिनर्स पे, तो ये सऊद शकील की शक्ल में भी अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दी है। क्योंकि जिस तरह नसीम शाह की इंजरी ने हमें सेटबैक दी है, इस तरह आज से 2 महीने पहले कोई बंदा ये नहीं कह रहा था कि सऊद शकील वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन वो वर्ल्ड कप में आ गया और रनज़े भी कर रहा है। तो वो उसकी फार्म और उसकी खासकर लेफ्टी होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक उसको भी यानी कि इसी तरह खेलने की करे और वो हमारे लिए स्कोर करता रहे और इस टूर्नामेंट में हम आगे से आगे जाएं। फिर इसके कुछ मसाइल भी पाकिस्तान के इसमें आए हैं, जैसे ओपनिंग का मसला चल रहा है। अभी एक ओपनर को तो हम चेंज कर ली है, अब दूसरे ओपनर का क्या करें, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो हर टीम 3 ही ओपनर लेके जाती है। एक ना एक स्कोर कर रहा है ना दूसरा स्कोर कर रहा है। फिर बाबर आजम का चलो ये हम को एज देते हैं कि इस तरह के बैट्समैन जो होते हैं उनको एक इनिंग्स चाहिए होती थी, जैसे ही वो इनिंग्स मिलेगी वो फॉर्म में आ जाएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन इमामुल हक पे काम करना ज़रूरी है। इमामुल हक की ये ना हमें फॉर्म लाजमी चाहिए, नहीं तो हमारे पास और ऑप्शन भी कोई नहीं खिलाने के लिए। तो इमामुल हक का स्कोर करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी इमामुल हक स्कोर करेगा, बाबर आजम थोड़ा सा लेट आएगा तो उसके लिए रनज़े करना आसान हो जाएंगी। और फिर दूसरा हमारा जो सेटबैक है, फिर फील्डिंग है। फील्डिंग भी हमारी वो यानी कि उस तरह का रिदम नहीं हमें नज़र आ रहा था इस मैच में, तो फील्डिंग पे भी हमें कुछ जोर देने की ज़रूरत है। और फिर नए गेंद के साथ जैसे बैट्समैनों की फॉर्म रूठ जाती है ना और बैट्समैन कुछ नहीं कर सकते, इस तरह नए गेंद के साथ शाहीन अफरीदी की फॉर्म भी रूठी हुई है कि आज वो कैच ड्रॉप हो गया, उसकी बदकिस्मती। हालांकि आज के जो पहले 3-4 ओवर थे ना, वो बॉल ठीक था, यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल फट्टा था, थोड़ा सा बॉल स्विंग हो रहा था। और एक
शाहीन के कैलिबर का जो बॉलर है या बोल्ट के कैलिबर का जो बॉलर है, तो उसके लिए तो सिर्फ इतना ही थोड़ा सा सीम सूम होता रहे तो उसके लिए बहुत होता है। तो शाहीन के फार्म में आना और शाहीन के विकेटें लेके ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज उसकी एक फिंगर भी इंजर्ड हुई थी, पता नहीं अब कल मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा वो कितनी इंजर है। अब इंडिया का मैच आ रहा है तो दुआ है कि तमाम प्लेयर जो है ना हमारे वो सारे फिट रहें और अच्छा खेलें। तो शाहीन भी अगर फिट हो जाए और शाहीन की बॉलिंग भी चल पड़े तो पाकिस्तान के लिए ना ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी जहां इस बैटिंग ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, वहाँ बॉलिंग का भी ये है कि बॉलिंग ने शुरू में मार तो बहुत खाई है लेकिन कम बैक बड़ा अच्छा किया है। यानी कि 34 ओवर में श्रीलंका का 244 था, तो लास्ट 16 ओवर में सिर्फ इन्होंने 100 रन बनने दिए हैं। उस वक्त ऐसे ही नज़र आ रहा था कि जैसे 400 बनेगा और एक सेट बैट्समैन उनका खेल रहा था जिसने 100 भी किया था। तो लास्ट ओवर जो है ना हमारे पेसर्स ने वो बहुत अच्छे किए हैं। मैं तो कहता हूँ कि हसन से शुरू में ज़्यादा ओवर करवाएं और हारिस को उस वक्त लेके आए जब फील्डिंग ओपन हो, ताकि वो पेसर है तो उसकी गेंद को ज़रा भी एज जो होगा तो वो निकल जाएगी। तो बाकी इफ्तिखार से इन्होंने सिर्फ 4 ओवर कराए, मेरे ख्याल में 2 ओवर और करा देते। शाहीन का 1 ओवर आज मिस हो गया। तो फास्ट बॉलर कम से कम जो 3 है उन तीनों को ना 30 ओवर पूरे करने चाहिए। और जो स्पिनर है हमारे दोनों, उसमें से अगर कोई वीक है तो फिर इफ्तिखार उसका साथ देगा। तो इस चीज़ का इनको ख्याल रखना चाहिए। बाकी जिस तरह वो आते हैं ना नए चेहरे या नई चीज़ें, तो इस वर्ल्ड कप में जैसे न्यूजीलैंड का रविंद्रा आया है और इसी तरह श्रीलंका का कौशल मेंडिस है, दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। यानी कि आपको ऐसे हैं कि जैसे उनकी बैटिंग देखने का ना एक मज़ा आता है कि यार क्या बैटिंग है, क्या क्लासिकल शॉट्स हैं। तो कौशल मेंडिस ने भी यानी कि जिस तरह पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के साथ 6-7 छक्के मारे थे, आज भी उसने 77 बॉलों पे 100 करके चला गया। तो नहायत आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की है। तो कौशल मेंडिस जब तक रहेगा विकेट पे मेंडिस, उस वक्त तक अगली टीम के लिए ख़तरा ही रहेगा, क्योंकि नो डाउट वो ही इज़ अटैकिंग प्लेयर और बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। थोड़ा सा इंडिया के मैच पे के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने ना अगर इस तरह की आईसीसी वालों को चाहिए कि उसको स्पोर्टिंग विकेट बने। अब एक टीम वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और इंडिया ने इतनी एक यानी कि मठी विकेट बनाई थी कि एक टीम को सपोर्ट करने के लिए वो फंस तो गया था इंडिया, लेकिन वो कैच छूट गया कोहली का। और बाद में ऑस्ट्रेलिया के पास उस कैलिबर के स्पिनर नहीं थे। यानी कि जंपा जो है वो हमारे शदाब की तरह है, रन्स रोकना T20 खेल खेल के तो उसको आउट करने का ना इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि एक जैसे स्पेशलिस्ट स्पिनर होते हैं जो आउट करने पे जाते हैं, तो जंपा पे भी नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास उस वक्त कोई अच्छे स्पिनर होते तो वो मैच फंस सकता था। बहुत ही यानी कि स्पिन विकेट हो रहा था और इसी विकेट पे पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान का साथ मैच इधर है जहां गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन लेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच उधर होगा जहां बॉल सीम होगा। और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच कलकत्ता में होगा, जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के साथ नज़दीक है। उधर कलकत्ता का 1 लाख का स्टेडियम होगा। बांग्लादेशी उधर तमाशाई होंगे, हम लोगों को वीज़े ही नहीं मिलेंगे और इतनी दूर हमारा बंदा कौन जाएगा। तो एक तरह से सपोर्ट की है उन्होंने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुश्किलात उन्होंने पैदा की हुई हैं। तो इस वर्ल्ड कप में जो मुझे नज़र आ रहा है ना, अगर इंडिया का हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया को अगर कोई टफ टाइम देगा ना, वो न्यूजीलैंड की टीम है। शायद आपको 2016 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 126 रन बनाकर आउट हो गई थी, लेकिन उसने क्योंकि उन्होंने भी इंडिया ने इसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, एक स्पिन ट्रैक बनाया था। लेकिन न्यूजीलैंड के पास नेथन मैकलम, सूदी और स्टेनर तीनों अच्छे स्पिनर थे, तो उन्होंने इंडिया को 79 पे आउट कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह का विकेट इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया तो न्यूजीलैंड इनको फंसा लेगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी टीमों में नज़र आ रहे हैं ना, न्यूजीलैंड के स्पिनर मुझे सबसे अच्छे और सबसे यानी कि कम बैक करने वाले और एक्सपीरियंस खासकर वो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं। तो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होगा वो एक देखने वाला होगा। बाकी इंग्लैंड ने तो आज यानी कि मोइन खान को ही ड्रॉप कर दिया है, तो इंग्लैंड मेरे ख्याल में सिर्फ अपनी बैटिंग और फास्ट बॉलर पे ही जाएगा। तो स्पिन ट्रैक पे जब मैच होगा तो उस पर न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देखने वाला होगा और बड़ा दिलचस्प मैच होगा।
बाकी हमारे सहाफ़ियों को सुना है कि आज से वीज़े मिलने शुरू हो गए हैं, 14 को मैच है और तमाशाइयों का अभी तक नहीं पता कब वीज़े मिलेंगे। तो जब वो कहते हैं कि बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि 1,32,000 तमाशाई उधर बैठ के मैच देखेंगे, तो वो 1,32,000 इंडियन ही बैठ के मैच देखेंगे, पाकिस्तानी उधर कोई भी नहीं होगा। तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा धचका होगा, वहाँ वो ये यानी कि अंदर को मजबूत करने के लिए भी ये चीज़ होगी कि इधर हमारा कोई तमाशा ही नहीं, हमने 1,32,000 लोगों को चुप करा के मैच जीतना है। इंशाअल्लाह ताला अब अगला मैच पाकिस्तान और इंडिया के साथ है, तो हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान वो भी मैच जीते। इंडिया में 1,32,000 लोगों के सामने इंडिया को हराने का मज़ा ही क्या होगा, और ये एक तारीख रकम होगी अगर जीत गए तो। दुआएं हमारी साथ हैं। बाकी पाकिस्तान कि एक बात यह है कि पाकिस्तान हर टीम के साथ उसके लेवल पे जाके खेलता है। अगर स्ट्रांग टीम है तो पाकिस्तान एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस देता है, अगर कोई वीक टीम है तो पाकिस्तान भी वीक खेलता है। पाकिस्तान के तमाशाई कभी सुकून के साथ या कभी यह आप सोचें कि ये ईरान के साथ मैच देख लें कि यार बड़ा आराम नाल बैठे या मैच होता है पाकिस्तान बड़ा आराम नाल जीत गया, नहीं, हमेशा तमाशाइयों का हलक खुशक होगा, हमेशा दुआएं करनी पड़ेंगी। ये पाकिस्तानी टीम का खासा है। तो इंशाअल्लाह ताला अब 14 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, देखेंगे क्या होता है। हमारी दुआएं और आप सबकी भी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं।